हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडल सेट 4 करने वाले हैं। हम लोग आधुनिक भारत को कर रहे हैं। मॉडल सेट 1 2 3 हो गया है। जिन लोगों ने मॉडल सेट 1 2 3 नहीं देखा है, पहले जाकर के उसको देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस हो गए, जिसका डिस्कशन वहां ऑलरेडी हो गया है, वो यहां पर नहीं होगा। उन क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट तो क्वेश्चन होते ही है, अगर वो क्वेश्चन यहां आएंगे तो उनको स्किप कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, जाकर के एक बार पहले मॉडल सेट 1 2 3 जाकर के देखिए। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिहार स्पेशल बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको सिविक्स और हिस्ट्री के भी क्लास मिल जाएंगे। बहुत जल्दी आपका जो ज्योग्राफी और है ना इकोनॉमिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल सेट 4 है। आप सबको पता ही होगा कि पीडीएफ जो है हमारा जो टेलीग्राम है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन जो है, देखिए, तो आपके सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है वह कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म की जब बात करते हैं तो डेट तो आपको पता होगा, क्योंकि उनके जन्म दिवस के दिन क्या मनाया है? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हुआ था 14 नवंबर को। और ईयर की अगर बात करेंगे, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 89। तो 14 नवंबर है ना, कब हुआ था ये, है ना? तो ये आपका हुआ था 14 नवंबर, है ना, 14 नवंबर 1889 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था अगर ये पूछा जाए तो ये हुआ था इलाहाबाद में। इनका जन्म कहां हुआ था? तो वो हुआ था आपका इलाहाबाद, है ना। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, अगर आपसे ये भी सवाल बन सकता है कि इनका डेथ कब हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं, तो इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? वो हुई थी आपका 27 मई, है ना, 1964 को। आपको पता है उसी के बाद जो है दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए थे। ठीक है, खैर, तो इनका जो डेथ है वो कब हुआ था? वो 27 मई, है ना, 27 मई जो है, और 1964 को उनका देहांत हुआ। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो हमारा अगला सवाल है, डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। देखिए, दांडी मार्च की अगर मैं बात करूं, ये अभियान जो है आपको पता होगा अगर, है ना, कि दांडी मार्च जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, अगर आपको ध्यान में होगा तो इसको नमक सत्याग्रह, क्योंकि दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह ही एक्चुअली हुआ था। ठीक है, तो ये नमक सत्याग्रह, और ये किसका पार्ट है? तो ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसको, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये उसी का पार्ट है। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 1930 में, 1930 में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर पूछा दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था। देखिए, तो ये 1930 में, 1930 में हुआ था। कब शुरू हुआ था दांडी मार्च? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च को शुरू हुआ था। ठीक है, और 12 मार्च से लेकर के ये 6 अप्रैल तक, है ना, 6 अप्रैल तक जो है ये आपका चला। 6 अप्रैल तक जो है वो आपका दांडी मार्च चला था। ठीक है, यानी कि 24 दिन। अगर आपको कुल कभी डायरेक्ट डेट भी पूछ लिया जाता है, मतलब डेज, नंबर ऑफ डेज, तो 24 दिनों तक जो है ये अभियान आपका चला, है ना। कितने दिनों तक चला? तो 24 दिनों तक जो है ये अभियान चला। इसमें महात्मा गांधी के साथ जो है 78 जो है उनके फॉलोअर्स ने, है ना, उनके साथ ये पूरा यात्रा की थी। ये यात्रा कहां थी? तो साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था, वहां से जो दांडी एक समुद्री तट एरिया है वहां तक था, जहां महात्मा गांधी ने जाकर के नमक को बना करके, जो ब्रिटिश द्वारा लगाया गया नमक कानून था, उसका उल्लंघन किया या उसको तोड़ा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कितने लोग थे? 78 जो है वो, है ना, फॉलोअर्स थे। याद रहेगा कितने थे? 78 जो है उनके फॉलोअर्स थे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च अभियान छेड़ा था, है ना, ये इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट है। ये 1930 में होता, 12 मार्च शुरू हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ, कुल 24 दिनों तक चला। 78 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने ये पूरी यात्रा की थी। रास्ते में और भी लोग जुड़े, लेकिन मेनली जो है उन्होंने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती से यात्रा शुरू की थी और दांडी जाकर के उन्होंने नमक बना करके इस कानून की अवहेलना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? ये तो बहुत फेमस कथन है, बहुत, आप इनका नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा। और वो कौन है? वो है बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो वो है हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बात समझ में आ रही है? देखिए, इनके बारे में कुछ चीजें और भी एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या? एक तो इनके बारे में पूछा जाता है ना कि ये किस तरह के नेता थे। देखिए, कांग्रेस में 2 गुट था, एक नरम दल और एक गरम दल। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, है ना।
और मैंने ये भी बताया था कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो गरम दल के नेता है ना, वो किसके नेता थे, तो वो गरम दल के नेता थे, है ना, वो गरम दल के नेता, ठीक है, वो किसके नेता थे, तो गरम दल के नेता, है ना, गरम दल के नेता थे, ठीक है, पहली चीज ये ध्यान में रखिए। दूसरा है ना, इनके बारे में जो और पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इनकी पत्रिका के बारे में, इन्होंने 2 पत्रिका शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक की, है ना, इनके बारे में इनकी 2 पत्रिका जो है वो आप ध्यान में रखिए। एक पत्रिका इनकी थी जिसको कहा जाता था मराठा, है ना, एक थी मराठा और एक था हमारा केसरी, ठीक है, एक कौन सा था, एक था हमारा केसरी, तो ये दोनों ही पत्रिका आप ध्यान में रखेंगे। मराठा की भाषा जो है वो अंग्रेजी थी, है ना, ये थोड़ा सा अलग लगता है ना, मराठा की भाषा क्या थी, अंग्रेजी, और केसरी की भाषा जो है वो मराठी थी, है ना, केसरी की भाषा क्या थी, वो मराठी थी, आपको ध्यान में रखना है, केसरी की भाषा मराठी थी और जो आपका मराठा है उसकी भाषा अंग्रेजी थी, ये 2 पत्रिका थी। इसके अलावा इनके बारे में एक और चीज पूछा जाता है, इन्होंने भारत में या महाराष्ट्र में मेनली कहिए, इन्होंने गणपति एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी, ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा गया है कि भारत में गणपति एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की, तो ये भी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि गणपति, है ना, जो गणपति उत्सव है ना, गणपति एवं शिवाजी उत्सव, है ना, एवं जो है हमारा शिवाजी उत्सव जो है, शिवाजी उत्सव, है ना, सॉरी उत्सव जो है वो इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है, उत्सव जो है तो गणपति और शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है वो इन्होंने ही की थी, ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रहेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत, यानी कि जिसको द ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, ये जो आप आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत ये देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको द, है ना, ड्रेन थ्योरी, है ना, द ड्रेन थ्योरी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, और ये किसने दिया था, ये द ड्रेन थ्योरी जो है ये दादा भाई नेहरूजी ने, अगर आपको याद हो तो दादा भाई नेहरूजी ने दिया था, ठीक है, और उन्होंने अपनी पुस्तक, है ना, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक बार बार पूछी जाती है और वो क्या है ना, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो उनकी किताब है वो बार बार पूछी जाती है, उसमें भी उन्होंने ये जो द ड्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताया था, मतलब उन्होंने बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को रखा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो भारत से क्या कर रहे हैं, धन को निष्कासित करके वो अपने देश ला रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो द थ्योरी, द ड्रेन थ्योरी, बाकी दादा भाई नेहरूजी के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें बताई है, जैसे ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, कब कब, तो 1886 में वो दूसरे अध्यक्ष बने थे, कोलकाता अधिवेशन, फिर 1893 में मद्रास जो अधिवेशन हुआ था उसके बने, फिर है ना 1906 में जो है वो फिर से कोलकाता अधिवेशन जो है उसके, है ना, जो अध्यक्ष बने। इसके अलावा इन्होंने जो बुक लिखी वो पूछा जाता है, ये भी मैंने बताया था कि ये जो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य हैं, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले फर्स्ट इंडियन मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें इनके बारे में पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले, जैसा मैंने कहा भी कि अगर जिन लोगों ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉडल सेट नहीं देखा है पहले आप उसको देखिए फिर आप ये देखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हमारा क्या है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी, या फिर बेसिकली ये कि सती प्रथा को समाप्त किया। आपको पता है कि उस समय 2 व्यक्ति थे, एक तरफ तो ये गवर्नर थे और भारत में एक और व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय, जिनके प्रयासों से सती बैन हो पाया, ठीक है। और बाकी सती प्रथा आपको पता ही होगा कि इस प्रथा में क्या होता था कि किसी पुरुष के मरने पर, है ना, जो है जबरदस्ती, है ना, फोर्सफुली जो उसकी पत्नियां होती, उसकी जो विधवा होती थी उनको भी जला दिया जाता था, ठीक है, या उनको जलने के लिए मजबूर किया जाता था। ये सती प्रथा, ये बहुत बड़ी कुरीति थी समाज में, ठीक है, जिसको राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से खत्म किया गया, ठीक है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में 1-2 बातें और ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये गवर्नर थे, और कब थे, किस समय ये गवर्नर थे, तो ये आपका 1829, है ना, 1829 से अगर देखें तो, ठीक है, तो 18 ये जो है 35 तक रहे थे, है ना, कब तक रहे थे, 1829 से 1835 तक जो है ये गवर्नर है। इन्हीं के टाइम में 2-3 चीजें हुई। सबसे पहला तो देखिए चार्टर एक्ट जो है ना, एक तो हमारा क्या हो गया, एक आपका चार्टर एक्ट जो है ना, एक्ट 1833 आया, है ना, 1833 आया था चार्टर एक्ट 1833। इसके अलावा इनके बारे में एक बात और भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, और इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदल दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया और उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के पद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इनके बारे में क्या ध्यान है कि ये बंगाल के, इसका मतलब अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखना है। ये क्या थे, तो बंगाल के, है ना, बंगाल के ये क्या हो गए, अंतिम गवर्नर जनरल, है ना, अंतिम, ये मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में बताया ही था, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल आपके, है ना, जनरल, है ना, और भारत के ये क्या हो गए, भारत के प्रथम, है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होइएगा इस बात में, है ना, कि अब अगर पूछ दिया आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब तो वो आपका माउंट बेटन हो जाएगा, क्योंकि वहां शब्द है स्वतंत्र, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। ये भारत के प्रथम, है ना, गवर्नर जनरल, मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, और इन्होंने ही राजा राममोहन राय के साथ मिलकर के क्या किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, है ना। हमारा अगला सवाल है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये बहुत बार ये सवाल आ चुका है ना। दो व्यक्ति थे, एनी बेसेंट और, है ना, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। कब की? सबसे पहले ईयर इंपॉर्टेंट है ना। तो कब किया था ये, है ना, ये आपका क्या था? 1916 में। सबसे पहले तो ये कब हुआ था? 1916 में आंदोलन ये शुरू हुआ। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना जो है ना, दो जगह पर हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं होम रूल लीग की अगर बात करूं, ठीक है, मैं यहीं पे, है ना, ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो है वो दो जगह हुई। एक तो आपका पुणे में इसकी स्थापना हुई होम रूल लीग की, ठीक है, और एक हुआ मद्रास में, ठीक है। पुणे में किसने किया था? देखिए, पुणे में जो स्थापना है होम रूल लीग की, वो किया था तिलक ने। किसने किया था? तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। और यहां पर इसको किया एनी बेसेंट ने, है ना। और मद्रास में किसने किया था? ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि किसने कहां पर किया है? बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट ने बेसिकली किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और क्या इसमें ध्यान रख सकते हैं? अच्छा, ये जो संस्था थी, यानी होम रूल लीग या होम रूल लीग आंदोलन जो था, ये क्या था? दरअसल स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व या उसके राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व के लिए जो है ये संस्था बनाई थी। किसके लिए? स्वशासन। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा दिया था, और एक तरह से स्वराज के कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने पॉपुलराइज इन्होंने ही किया, ठीक है। वैसे तो महात्मा गांधी ने स्वराज की पहले चर्चा की थी, उनकी बुक भी थी, ठीक है, लेकिन स्वराज को पॉपुलराइज करने में बहुत बहुत बड़ा योगदान जो है वो लोकमान्य तिलक का है ना, यानी बाल गंगाधर तिलक, उन्हीं को लोकमान्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या, जरा देखिए। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई, है ना। तो ये आंदोलन, है ना, 1928 का आंदोलन था, और वो कौन सा था? वो था बारदोली आंदोलन, है। कौन सा आंदोलन था? तो बारदोली आंदोलन, जो कि 1928 में हुआ था, ठीक है। और ये आंदोलन जो है ये एक सफल आंदोलन था, इसलिए जमींदारों के विरोध में आंदोलन था। कहां पर हुआ था? गुजरात में। ये किसान आंदोलन है, और कहां पर हुआ था? ये भी ध्यान में रखेंगे, गुजरात, है ना। तो कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका गुजरात में हुआ था। किसान आंदोलन, ये कैसा आंदोलन है? तो ये आपका एक तरह का, है ना, ये आपका एक किसान आंदोलन है ना, एक क्या है आपका? किसान आंदोलन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, हुआ क्या था? इस आंदोलन की सफलता के बाद जो है ना, वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने ये वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार, पहले उनके वल्लभ भाई पटेल ही थे, सरदार की उपाधि यहां से उनको मिली, ठीक है। तो आंदोलन सफल हुआ, और इसके बाद जो है वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो अगला सवाल जरा देखते हैं। कह रहा है कि आईसीएस, है ना, जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज, अब तो आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं उसको, ठीक है। पहले ये आईसीएस हुआ करता था। तो इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की जो परीक्षा है वो पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। पहले मैं आपको एक दो चीजें और यहां पर बता रहा हूं, वो समझिए, फिर मैं आंसर पढ़ाऊंगा। आईसीएस की अगर शुरुआत भारत में कहे ना, तो ये 1922 में, यानी इंडियन सिविल सर्विस की जो भारत में शुरुआत हुई, ये हुई थी 1922। तो सबसे पहले आप ये डेट रख लीजिए याद, 1922 में इसकी शुरुआत हुई। और भारत में सिविल सेवा का जनक जो है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है ना। तो आईसीएस यानी इंडियन सिविल सेवा का ये जो जनक है ना, जनक किसको कहा गया है? वो कहा गया कॉर्नवालिस को, ठीक है। किनको कहा गया? कॉर्नवालिस। तो याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया। दूसरी चीज, ठीक है। अब आते हैं कि पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे, ठीक है। देखिए, पहले जो इंडियन सिविल सर्वेंट जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ये क्लास 10th के बिहार बोर्ड के भी किताब में आपको मिल जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। इन्हीं को जो है प्रेम से, या कहिए कि इन्हीं को एक और नाम दिया गया था, इन्हीं को राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था इनको? राष्ट्र गुरु। इन्होंने एक सभा भी बनाई थी, है ना, राष्ट्र गुरु इनको कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि नाम उपनाम अक्सर पूछा जाता है, जैसे लोकमान्य किसका है, महामना किसका है, ठीक है, या फिर यही जैसे राष्ट्रगुरु किसका है। तो इस तरह के जो है आपको उपनाम पूछ लिए जाते हैं। तो इनको राष्ट्रगुरु, इन्होंने एक सभा बनाई जिसको भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन कहते हैं। ये 1876 में इन्होंने बनाई थी। क्या बनाई थी? तो इन्होंने जो है एक सभा बनाई थी जिसको भारतीय सभा, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं जो लोग लिखना चाह रहे हैं। भारतीय सभा इंडियन एसोसिएशन बनाया। कब बनाया? ये बनाया था इन्होंने 1876 में, है ना। इन्होंने बनाया था 1876 में, ठीक है। याद रहेगा कब बनाया था? 1876 में इन्होंने इस सभा की स्थापना की थी। बात समझ में आ रही है? किसके साथ किया था? आनंद मोहन बोस के साथ जो है उन्होंने इसकी स्थापना की। याद रहेगा। चलिए आगे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या कि लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, यह भी मैंने बताया ही था आपको, ये सही है, ठीक है, ये तो आपका सही है, ठीक है। वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, ये गलत हो गया। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ये गरम दल के नेता थे, तो यहां पे गलत यही हो जाएगा, ठीक है। गलत आपसे पूछा
जाए तो गरम दल के नेता, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जाते हैं, उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की और उन्होंने 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए उनको कैद कर लिया, उनको जेल में डाल दिया गया था। यह भी बात सही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, हमारा अगला सवाल हो जाएगा, ठीक है, कह रहा है भारत में सती प्रथा के विरोध में जो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपको पता ही, यहां तो ये जान ही रहे, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, राजा राममोहन रॉय ने। अच्छा, सती को लेकर के जो एक्ट आया था वो 1829 में आता है ना, सती प्रथा को जो बैन करने के लिए एक्ट आया था वो कब आया था, 1829 में। ये भी याद रखना कि सती प्रथा को कब बैन किया गया था, 1829 में, है ना, सती को, है ना, बैन कर दिया गया। सती क्या हो गया, ये आपका बैन हो गया था, बात समझ में आ रही, बैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो हमारा अगला सवाल देखिए ये है कि आपका कह रहा है निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय थे। देखिए, नाना साहिब के रूप में जो लोकप्रिय थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। ठीक है, कहा जाता है कि मराठा शासन जो है अपने चरमोत्कर्ष पर इन्हीं के शासन में था। ठीक है, ये बाजीराव फर्स्ट के बेटे थे, ये भी आप यह ध्यान रख सकते हैं, ये बाजीराव फर्स्ट के बेटे थे, आप लोग लिख सकते हैं क्या थे, तो बाजीराव फर्स्ट के बेटे, है ना, तो बाजीराव, है ना, बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम जो है उसके बेटे थे, कौन, तो ये पेशवा कब बने, ये 1740 में ये पेशवा बने थे। कब बने थे, 1740 में ये पेशवा बने। ठीक है, ध्यान रहेंगे, 1740 में ये पेशवा बने। और अभी जो मैंने कहा इनके शासनकाल में क्या था, मराठा शासन जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मराठा शासन था क्या था, इनके टाइम में मराठा शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। ठीक है, देखिए हैदर अली को हराया था, तो ये कब की घटना होगी, ऑब्वियसली ये घटना है जो आपका सेकंड, है ना, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। ठीक है, क्योंकि हैदर अली मैसूर के राजा थे, इन्हीं का बेटा जो है वह टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना भी होगा, तो आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब चल रहा था, ये चल रहा था 1780 से 84, है ना, 1780 से 84 के बीच चल रहा था। ठीक है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसका नेतृत्व यहां ब्रिटिशर्स में कौन कर रहे थे, सर आयरकूट, है ना, और सर आयरकूट ने ही क्या किया था, हैदर अली को डिफीट किया था। बात समझ में आ रही है। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु भी हो गई, है ना, और उनकी मृत्यु हो गई और फिर टीपू सुल्तान जो उन्होंने कमान संभाली थी। क्लियर है, ठीक है, चलिए, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आखिरी जो है जो लास्ट 4th आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन, ये कई बार आ गया, आत्माराम पांडुरंग जो है 1867 में इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। बात समझ में आ रही है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है, और ये किसके साथ की थी, अगर कभी पूछ ले तो ये थे केशव चंद्र सेन की सहायता से। किनके साथ, केशव, है ना, केशव चंद्र, है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे किनके साथ किया था इन्होंने, तो केशव चंद्र। ठीक है, केशव चंद्र के साथ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, ये कितनी ही बार आया है। मैं आप अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल बताई, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। तो हमारा अगला सवाल क्या होगा, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नेरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये पुस्तक भी अगेन बार बार, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कितनी बार ही मैंने इसकी चर्चा की, अभी पीछे भी चर्चा हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। ये भी मैंने कहा है, लेकिन मैं इसको यहां थोड़ा और बता दे रहा हूं। ये थे डी अल्मीरा, इनका पूरा नाम फ्रांसिस डी अल्मीरा था। ये फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, ये फर्स्ट है। कब से कब तक, ये 1500 जो है ना, 1505 में बने थे, 1509 तक रहे थे। ठीक है, 1505 से जो है 1509 तक जो है ये गवर्नर रहे। ठीक है, इनके बाद जो आया दूसरे नंबर पर, जिन्होंने गोवा पर आक्रमण किया था और गोवा पर पुर्तगालियों का शासन स्थापित किया था, ये पिछले क्लास में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, वो था अल्बुकर्क। तो ये सेकंड थे, अल्बुकर्क सेकंड थे। कब से कब तक, 1509 से लेकर के 1519 तक जो है वो अल्बुकर्क रहे। बात समझ में आ रही है, कौन रहे, अल्बुकर्क रहे। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1515 तक, 19 नहीं सॉरी, यहां 1515 तक रहे। ठीक है, और तीसरे जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है उसमें था नीनो डी कुन्हा। इनके बारे में मैंने बताया भी आपको, है ना, नीनो डी कुन्हा, है ना, सो नीनो डी कुन्हा, इनका नाम भी याद रखिएगा, क्यों, अभी पता चल जाएगा आपको। नीनो डी कुन्हा ये कब से कब रहे थे, ये रहे थे, है ना, 1528 से लेकर के, ठीक है, 1528 या आई थिंक 1529 से लेकर के 38 तक रहते। ठीक है, कब तक रहे थे, 1529 कर लीजिएगा, और 38 रहे थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, 1530 में जो है ना, 1530 में जो पुर्तगालियों की राजधानी है वो कहां, वो कोचीन से गोवा राजधानी की, है ना। पहले राजधानी क्या थी, पहले राजधानी थी पुर्तगालियों की कोचीन। ठीक है, और कोचीन से राजधानी को ट्रांसफर किया था गोवा। कहां पर किया था, तो गोवा ट्रांसफर किया था। किसने किया था, तो यही नीनो डी कुन्हा ने। यह भी सवाल पूछा गया आपका एग्जाम में।
चलिए आप समझ गए। वैसे इसके बाद जो है ना, अब मार्टिन डिसूजा भी थे, ठीक है, लेकिन उन सब के बारे में उतना इंपॉर्टेंट, ये 3 मस्ट आप याद रखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? अभी विलियम बेंटिक की बात आई थी, कुछ और भी चीजें एक्स्ट्रा यहां जान लीजिए। देखिए, उन्होंने सती प्रथा का अंत तो किया था, ठीक है, तो ये तो सही है, ठीक है ना। ठगों का दमन भी उनके समय में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये भी उन्होंने किया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो नहीं किया था ना, वो है दास्ता का अंत, ये नहीं किया था। आपसे पूछा है कि कौन सा लागू नहीं, तो आंसर आपका ये हो जाएगा यहां पर, दास्ता का अंत उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। बाकी ये सारे काम, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और ये धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थताओं, तो इनको भी उन्होंने ये सारी चीजें की थी, याद रहेगा, ठीक है। बाकी इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, कब से कब तक गवर्नर थे, इनके टाइम में और क्या क्या हुआ था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली जो डेसिमल सिस्टम है ना, उसकी शुरुआत जो है वो कब की? तो ये हुआ था 1956 में, याद रख लेंगे, है ना। ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 में, 1956 में की गई थी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। कब की गई थी? 1956 में। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अगला सवाल हमारा है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, अवध में जो किसानों का नेतृत्व है, अवध किसान सभा भी बनी थी, ठीक है, वो किया था बाबा रामचंद्र, ठीक है। इनके बारे में कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले तो ये जान लीजिए कि इन्होंने अवध किसान सभा, ठीक है, जो आपका अवध किसान सभा है उसकी स्थापना की, ठीक है। अवध किसान सभा, ठीक है, की स्थापना की, कब की थी? अवध किसान सभा की स्थापना जो है 1920 में, 1920 में हुई, ठीक है। ये फिजी में भी बहुत प्रचलित है, ठीक है। ये जो फिजी है, ठीक है, फिजी में कारण क्या है? इन्होंने फिजी में 12 साल तक जो है वो गिरमिटिया, जिसको इंडेंचर्ड है ना लेबर कहते हैं, 12 साल तक गिरमिटिया मजदूर बनकर के वो रहे थे, है ना। वो जो है गिरमिटिया मजदूर के रूप में उन्होंने, है ना, गिरमिटिया, ठीक है, मजदूर के रूप में उन्होंने काम किया, ठीक है, याद रहेगा। तो ये इनके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कौन थे? बाबा रामचंद्र, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बाबा रामचंद्र के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इसको गिरमिटिया को इंडेंचर्ड कहते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अगला सवाल है, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, और ये पहला ही नाम आप देख सकते हैं, पेरियार स्वामी नायकर, है ना। ये जाति के, है ना, जातिवाद के खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और साउथ इंडिया में ये, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का जो प्रमुख कारण है वो क्या था? कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, दोनों ही था एक्चुअली, है ना। जो कम कीमत वाली मशीन बनाई जा रही थी, ठीक है, वो जो प्रोवाइड किया जा रहा था वो, और जो भेदभावपूर्ण जो टैरिफ नीतियां थी, इन दोनों ही कारण, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। इन दोनों के कारण जो है भारतीय हस्तलिपि का कहीं ना कहीं वो डिग्रेड करता गया, उसका क्षय होता गया, ठीक है, ब्रिटिश काल में। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किनका? ये तो बहुत प्रचलित शब्द है, इसको मिस इंटरप्रेट भी किया गया बहुत बार, ठीक है। महात्मा गांधी ने तो ये तक कहा था कि मैं धर्म विहीन राजनीति को कूड़ा समझता हूं, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि मैं धर्म विहीन राजनीति को कूड़ा समझता हूं। अब यहां धर्म जब कहते हैं, या इन्होंने यही कहा कि धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं सकता, तो क्या वो, है ना, धर्म को राजनीति या धार्मिक राजनीति को ज्यादा महत्व देते? नहीं, देखिए, उनका यह मानना था कि धर्म जो है वो लोगों के जीवन में अनुशासन लेकर के आता है। उनका यह मानना था कि धर्म जो है वो हमें अपने मूल कर्तव्यों की तरफ अग्रसर करता है। ये महात्मा गांधी का मानना था। बिल्कुल, आप किसी भी धर्म की किताब कह दे, कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता। हर धर्म जो है वह सहिष्णुता की बात करता है, मिलजुल करके रहने की बात करता है, एक दूसरे के को हेल्प करने, उसके मदद की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है, ठीक है। तो लेकिन जो धर्म जो खैर धार्मिक चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, वो इसको गलत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यही दिक्कत है, ठीक है। तो ये तो महात्मा गांधी का बहुत फेमस स्टेटमेंट था, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? देखिए, आपको यहां पता चल जाएगा, समता सैनिक दल जो है ये 1926 में बनी थी और ये इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। फिर स्वतंत्र मजदूर संघ, जिसको इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कहते हैं, ये भी इन्होंने ही बनाया था 1936 में, 1936 में। उन्होंने मतलब भीमराव अंबेडकर की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। फिर द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये नाम एक्चुअली थोड़ा सा चेंज करके 1957 था, लेकिन बना था ये 1956 में, ठीक है। उन्होंने अपने डेथ से पहले कहिए कुछ समय पहले ये बनाया था, ठीक है, 1956 में। तो 1926 में समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ 1936 और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में। दलित मुक्ति मोर्चा जो है ये उन्होंने नहीं बनाया था। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ये मैंने अभी पीछे भी बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। ये कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, ऑब्वियसली उस समय यही प्रसिद्ध थे, ठीक है। इन्होंने 1867, है ना, 1867-68 के बीच जो है इन्होंने क्या किया था, है ना, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, या पहली बार, है ना, पर कैपिटा इनकम को भी और वार्षिक आय को भी कैलकुलेट किया था। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम निकाला था वो 20 रुपए निकाला था। ये देखिए, पर कैपिटा, मैं पीसीआई की बात कर रहा हूं, ठीक है।
ये उन्होंने ₹20 निकाला था, ठीक है। ये भी फेमस हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए इनके बारे में ऑलरेडी आप बहुत कुछ जानते हैं, है ना, अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो ये तो कई बार पूछा, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनके बारे में एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, वो एक 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था बनाई थी, ठीक है, या कहिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी थी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या शुरू किया था, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, ठीक है। अब प्रार्थना समाज तो आप जान ही रहे हैं, इसकी स्थापना आपने जस्ट पीछे पढ़ा, ठीक है। कौन सी इसकी मांग नहीं थी? देखिए, जब आप प्रार्थना समाज की बात करते हैं ना, तो प्रार्थना समाज की मांग में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता की समाप्ति, ये सब था, ठीक है। दरअसल अगर देखें तो लड़के और लड़कियों के विवाह आयु में वृद्धि करना भी था, क्योंकि वो बाल विवाह का विरोध करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग देखें ना, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। भले ही इसका जो भी आंसर ले लिया गया हो, लेकिन अगर आप सही से प्रार्थना समाज को स्टडी करेंगे, उसका डिटेल स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये चारों ही मैंने किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं कर चुका हूं और मैंने देखा कि कहीं भी ये पॉइंट मिसिंग, ये सारे ही पॉइंट उसमें हैं, इंक्लूडेड है। क्योंकि और वैसे कई जगह आंसर ये वाला लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से प्रार्थना समाज के गोल को देखेंगे तो वहां पर जो है बाल विवाह का विरोध करते हैं और वो लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, है ना, उसके जो आयु है उसमें वृद्धि करने की बात भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये एक्चुअली जो है क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा बनी, किसने बनाई? ऑब्वियसली ये एक नौजवान नहीं बनाई थी, जिनका नाम क्या था, भगत सिंह। बाद में यही जो है वो एसोसिएशन था, ठीक है, उसके जो क्रांतिकारी एसोसिएशन था उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। ये उन्होंने बनाया दरअसल क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए किसानों और मजदूरों को एकत्रित करने, उनको एकजुट करने के लिए जो है ये नौजवान सभा स्थापित किया था भगत सिंह ने, ठीक है। अब भगत सिंह के बारे में तो आप सब कुछ जानना, नहीं जानते तो जाकर के पढ़िए भाई, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो जीके का क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि वो आपको जानना चाहिए, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया? अब ये रैयतवारी की जो शुरुआत है आपको पता होगा 1820 में, है ना, ये साउथ वाले क्षेत्र में मेनली किया गया था 1820 में, जो है 1820 में। एक तो अलेक्जेंडर रीड थे, ठीक है, एक व्यक्ति इसमें कौन थे, तो एक अलेक्जेंडर रीड थे, प्लस कौन था, प्लस था थॉमस मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो से इनको कंफ्यूज नहीं करना है, थॉमस मुनरो इनका नाम था। हेक्टर मुनरो कोई और थे, वो तो एक तरह से आर्मी जनरल के रूप में थे, ठीक है। तो थॉमस मुनरो जो है इन्होंने, और है ना अलेक्जेंडर रीड ने इसकी स्थापना की, इसको, है ना, मतलब रैयतवारी प्रयोग को शुरू किया, ठीक है। रैयतवारी प्रयोग की जब आप बात करते हैं ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, देखिए इसमें होता क्या था, तो रैयतवारी में जो है भूमि का जो मालिक होता था वो डायरेक्ट कौन होता था, वो किसान होता था, ठीक है। तो भूमि का मालिक कौन होता था, वो डायरेक्ट किसान को बना दिया जाता था, ठीक है। और किसान जो है वो डायरेक्ट टैक्स पे करते थे, किनको करते थे, अंग्रेजों को, ठीक है। तो भूमि का मालिक कौन हो गया इस सिस्टम में, रैयतवारी में जो भूमि का मालिक है, ठीक है, भूमि का स्वामित्व बोलिए या मालिक बोलिए, ये किसान ही होते थे, ठीक है। और वो डायरेक्ट टैक्स पे करते थे ब्रिटिशर्स को, है ना। ये कौन थे, तो ये किसान ही थे, ठीक है, ये किसान थे और ये डायरेक्ट टैक्स पे करते थे, किसको, ब्रिटिश सरकार को। तो ये डायरेक्ट, है ना, टैक्स पे करते थे। बात समझ में आ रही है, टैक्स पे करते थे, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं, वैसे बोल ही दिया मैंने, ये मद्रास, बंबई, दुर्ग, वो सब वाले क्षेत्र में जो है, सॉरी दुर्ग नहीं, कुर्ग कर्नाटका का जो क्षेत्र है वहां पर जो है ये, है ना, लागू किया गया था रैयतवारी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, अभी जस्ट इसकी तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, साबरमती आश्रम से, ठीक है। कब शुरू की थी वो सब मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया इसी वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, देखिए मैंने भी प्रीवियस जो है वीडियो है उसमें बताया था कि नारा जो है वो हसरत मोहानी साहब ने दिया था 1921 में, लेकिन इसको प्रचलित भगत सिंह ने किया था, इसलिए भगत सिंह का नाम आपको बार बार मिलेगा, ठीक है, और भगत सिंह ही आंसर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, भारत में जो है कलेक्टर पद का सृजन हुआ था, ये तो 1772 में होता, और उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑब्वियसली वॉरेन जो हेस्टिंग्स है उन्हीं के समय में ये हुआ था, ठीक है, हेस्टिंग्स, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए? ये भी मैंने प्रीवियस ऑलरेडी डिस्कस किया, अफगान से, है ना, सदाशिवराव मराठा जो थे, है ना, और अफगानी रूलर, है ना, अहमद शाह अब्दाली के बीच जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, और इसमें मराठाओं की बुरी तरीके, एक तरह से कहे तो सबसे बुरी हार थी अब तक की मराठाओं की, ठीक है। तो अफगानी रूलर ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। मैं पहले भी मैंने कहा कई बार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां मैं उन क्वेश्चंस को सिर्फ जो उसका आंसर है वो सर्कल करके मैं स्किप कर जाऊंगा, जो मैंने
प्रीवियस मॉड्यूल्स में, ठीक है, यानी कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी, वहां आपको सिविक्स का भी सारा जो है क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, बिहार स्पेशल बैच करके। सती प्रथा पर निम्नलिखित में ने रोक लगाई, ये तो आपको कितनी बार आ गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भूदान यज्ञ से संबंधित है। अब भूदान आंदोलन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि इससे कौन संबंधित है, विनोबा भावे 1951 में था। पहला गांव जो कि ग्रामदान भी हुआ था, ठीक है। तो पहला गांव पोचमपल्ली तेलंगाना का था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी कितनी बार मैं बताऊंगा, ठीक है। 1885 कहां क्या, 10 बार ये सवाल आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। अब ये आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद इसी के लिए तो फेमस हुए थे, ठीक है। ये कहां हुआ था, 1893 में शिकागो, है ना। ये शिकागो में आयोजित किया गया था, ये विश्व का पहला धर्म सम्मेलन था, और जहां भारत से जो है कौन, विवेकानंद गए थे, है ना। और उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, ठीक है, और हिंदू धर्म के बारे में तो बहुत प्रचलित हुआ, और कहा जाता है कि विश्व को हिंदू धर्म के बारे में जो असल जानकारी मिली थी वो वहीं से मिलना शुरू हुआ, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, ये भी कई बार आ चुका है, वी.डी. सावरकर, इनकी एक किताब भी थी और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिस्कस किया है, ठीक है। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका था, अभी तो ये आ ही चुका है, ठीक है। स्वराज बोलिए, स्वाधीनता बोलिए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है करो या मरो का नारा जो है ये किसने दिया था। ऑब्वियसली ये किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा जो है 1942 में 1942 में जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कहां पर, तो ये अगर आपसे पूछ ले किस जगह दिया गया था, ये बॉम्बे कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन, है ना, बॉम्बे अधिवेशन, वहीं पर जो है उन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। और 1942 की बात है, ये बात समझ में, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या, पूजा पाठ ये सब नहीं, आत्मज्ञान से, एक ही चीज है, वो धर्म को यही समझते ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था स्वराज, फिर वही सवाल आ गया, ठीक है, रिपीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आपको पता होगा विलियम बेंटिक, क्योंकि इन्हीं के समय जो गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ये भी जब मैंने कल ही के वीडियो में लॉर्ड, मतलब जो आपका जो इससे प्रीवियस वाला वीडियो है, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया था, और वहां पर उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, वहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां हुई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हुआ था दार्जिलिंग में एक्चुअली, ठीक है। कहां पर हुआ था, भारत में सबसे पहले जो बिजली की आपूर्ति है ना वो दार्जिलिंग में, और कब हुई थी, 1897, 1897 में की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है ना, तो अगला सवाल है विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहां है। तो ये देखिए, ये कहां आपको मिलेगा, ये तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु का जो बेसिकली कन्याकुमारी जो जगह है, ठीक है, वहां पर आपको जो है विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट कहा जाता है। विवेकानंद वहां गए थे और उन्होंने, है ना, जो एक पर्वत, बेसिकली पर्वत है, और या कि वो रॉक है जिस पर उन्होंने ध्यान किया था या तपस्या की थी, ठीक है, इसलिए वो जगह प्रसिद्ध हो गई, तो वो मेमोरियल वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। तो ये पता है, चौड़ी चौड़ा की घटना कई बार आ चुका है ऑलरेडी वीडियोज में, तो अगेन यहाँ उसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। जालियांवाला बाग घटना कई बार आ चुका है, कब हुआ, 1919 में हुआ, पूरी कहानी मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, ये आप लोग आंसर करेंगे। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, ये आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आज का क्लास जो है यहीं पर खत्म होता है ना। तो हमने अराउंड 50 क्वेश्चंस कर लिए। अगर देखो तो मैंने 48 क्वेश्चंस इसमें थे, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे थे, तो मैंने उसको देखिए, आपके एग्जाम में ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं रिपीट कर रहा हूं या मिस टाइपिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हुए, एक ही तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग भी इस क्लास से जुड़े हुए हैं, आप मेरा विश्वास करिए, आप बिहार एसएससी का जब एग्जाम देने जाएंगे, आपको बिहार दरोगा में भी फंसेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत नजदीक है, तो हो सकता है कि उतना कंप्लीट ना हो सके। मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्लास जो बिहार दरोगा के एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए। वैसे आपके लिए मैं एक चीज ये भी बता दूं कि बिहार दरोगा के लिए जो है 1-2 दिन के अंदर एक मैराथन में स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो वो आपका जो है बिहार एसआई के लिए मैराथन होगा, ठीक है। तो बिहार एसआई, तो कितने लोग चाहते हैं कि ये मैराथन हो, है ना, बिहार, है ना, दरोगा मैराथन, ठीक है। जो दरोगा मैराथन है वो मैं करने वाला हूं मैराथन। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि ये मैराथन हो, ठीक है। और इसमें कितने क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग जो है बिहार दरोगा में अब जिसमें अब तक पूछे गए क्वेश्चन भी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हम लोग करीब 500 क्वेश्चंस जो है इसको करेंगे उस मैराथन में, ठीक है। तो आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि ये मैराथन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सबके साथ शेयर करिए। थोड़ा चैनल को आप सपोर्ट दिखाइए। बाकी मैंने कहा ही है कि आपके लिए जो भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन है वो मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीएस से रिलेटेड करवाऊंगा,
होगा। बाकी सुधांशु सर जो है रीजनिंग और मैथ्स का क्लास ले रही है। बिहार एसएससी का इंग्लिश के क्लासेस जो है वो आगे स्टार्ट हो, क्योंकि अभी उससे रिलेटेड कोई एग्जाम अभी नहीं है, अभी सामने बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के एग्जाम को मेनली टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद ऑब्वियसली बीपीएससी है, और फिर जब एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं है ना, उसके 6 महीने के बिफोर मैं सारे ही क्लासेस जो है वो कंप्लीट करके रख दूंगा आपके लिए। तो ये सब चीजें आपको कहनी नहीं पड़ेंगी, बस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए है ना, वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना है ना, बाकी मिलते हैं अगले हमारे जो मॉड्यूल्स है उसमें। जय हिंद, धन्यवाद।